डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बता रही हूँ। हम आगे जिन भी विश्लेषण और विवेचन में इन धारणाओं का उपयोग करेंगे, इसलिए इन सभी धारणाओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो आज हम कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले है तत्सम्मक आइडेंटिटीज। जो संबंध परिभाषा के आधार पर स्थापित किए जाते हैं उन्हें तत्सम्मक या आइडेंटिटीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें केवल 2 ही सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र नहीं है, तो y = C+I ये एक तत्सम्मक सही माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आय या तो उपभोग कर ली जाएगी अथवा उसका निवेश किया जाएगा। तत्सम्मक को हम 3 आड़ी रेखाओं के द्वारा सूचित करते हैं। इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय को 2 भाग उपभोग और बचत में भी बांट सकते हैं। ऐसी स्थिति में y = C+S होगा। दोनों समकों को एक साथ रखने पर C+I = C+S तत्सम्मक प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि एक सरल अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा सदैव बचत के बराबर होती है। अतः तत्सम्मक में पारिभाषिक रूप से बाईं ओर की राशियां दाईं ओर की राशियों के बराबर होती है। दूसरा है समीकरण। समीकरण के अंतर्गत x के एक विशिष्ट मान या मानों पर ही बाईं तरफ की राशि दाईं तरफ की राशि के बराबर होती है। जैसे x² + 2x + 1 = 9। यह एक समीकरण है। इसमें x का मान 2 होने पर ही बाईं तरफ की राशि अर्थात 9 दाईं तरफ की राशि 9 के बराबर होती है। तो इस प्रकार से समीकरण के अंतर्गत हमेशा x के एक विशिष्ट मान या मानों पर ही बाईं तरफ की राशि दाईं तरफ की राशि के बराबर होती है। जैसे उपभोग फलन C = 40 + 0.8y होता है। इसका अर्थ ये भी है कि उपभोग आय की मात्रा पर निर्भर करती है और आय की एक दी हुई मात्रा पर C अर्थात उपभोग की एक विशेष मात्रा निर्धारित होती है। जैसे y = 100 होने पर उपभोग कितना होगा? 40 + 0.8 × 100 120 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण में दाईं ओर की चल राशि के विभिन्न मान रखकर बाईं ओर की चल राशि के विभिन्न मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये हमने 2 देखा, तत्सम्मक और समीकरण। तीसरी चीज़ देख रहे हैं हम स्टॉक। अर्थशास्त्र में स्टॉक व प्रवाह की अवधारणाओं का उपयोग काफ़ी होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है, उसको समझना आवश्यक है। स्टॉक वह मात्रा होती है जो समय के किसी विशिष्ट बिंदु पर मापी जाती है। जैसे देश की कुल जनसंख्या, कुल श्रम शक्ति, मुद्रा की मात्रा, पूंजी का भंडार। तो किसी भी विशिष्ट बिंदु पर हम जिस चर को नापते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। दूसरी तरफ है प्रवाह वह मात्रा होती है जो कि समय के किसी बिंदु पर मापी जाती है। जैसे विशिष्ट समय अवधि के रूप में प्रवाह वह मात्रा होती है जो किसी विशिष्ट समय अवधि के रूप में मापी जाती है। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, बेरोजगारी में वृद्धि, बजट के वार्षिक घाटे आदि। तो जब हम किसी विशिष्ट समय बिंदु पर किसी चर को नापते हैं, जैसे 31 दिसंबर 2019 को मुद्रा की मात्रा इतनी थी, देश की जनसंख्या इतनी थी, तो वो कौन सा चर हो गया? स्टॉक हो गया। लेकिन जब हम किसी विशिष्ट समयावधि जैसे मंथली, 1 महीना, वार्षिक आदि के रूप में किसी चर को मापते हैं तो उसे हम प्रवाह फ्लो वेरिएबल कहते हैं। तो
फ्लो और उसमें ये अंतर है। स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ कॉल्ड फ्लो, प्रवाह होती है। तो जैसे बचते स्टॉक भी होती है और बचते एक प्रवाह भी होती है। और इसी प्रकार से वर्ष के अंत में पाई जाने वाली सरकारी कर्ज की बकाया राशि एक स्टॉक होती है और वर्ष के दौरान कर्ज में होने वाली वृद्धि एक प्रवाह होती है। इसी भांति पूंजी एक स्टॉक है, जबकि वर्ष में होने वाला पूंजी निर्माण अथवा निवेश या निवेश की राशि क्या होती है, एक प्रवाह होती है। तो ये मैंने आपको बताया है प्रवाह और स्टॉक में अंतर। नेक्स्ट है प्रत्याशित व वास्तविक चल राशि में अंतर। प्रत्याशित राशि वह मात्रा होती है जो कार्य से पहले अनुमानित की जाती है। इसे विनियोजित या वांछित या एक्सएंट चीज़ कहते हैं। जैसे प्रत्याशित निवेश वो राशि है जिसको लगाए जाने की हम आशा करते हैं। और नेक्स्ट होता है इसी के अंतर्गत वास्तविक चल राशि। वास्तविक चल राशि उसको कहते हैं जो कार्य के अंत में निकलती है, मतलब कार्य करने के पश्चात प्राप्त होती है। इसे एक्चुअल या रियलाइज्ड चल राशि भी कहा जाता है, जैसे वास्तविक निवेश, वास्तविक बचत आदि। तो ये हमारी दो चीज़ों में अंतर आ गया। प्रत्याशित जिसे एक्सएंट भी कहा जाता है और दूसरा होता है वास्तविक जिसे एक्सपोस्ट या वास्तविक चल राशि कहा जाता है। तो हमने 6 चीज़ें देखी हैं, तत्समक और समीकरण, दूसरा स्टॉक एवं प्रवाह और तीसरी देखिए प्रत्याशित व वास्तविक चल राशि में अंतर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्थैतिक, तुलनात्मक, स्थितिकी व प्रायोगिकी। इन तीनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थितिकी। यह विश्लेषण समय रहित होता है तथा इसके अंतर्गत हम कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चलते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्थैतिक विश्लेषण में हम जिन चल राशियों में के मूल्यों में संबंध स्थापित करते हैं वे एक ही समय अवधि से संबंधित होते हैं। चूँकि स्थैतिक विश्लेषण को इसीलिए समय रहित विश्लेषण भी कहा गया है। जैसे बाजार मांग वक्र और बाजार पूर्ति वक्र के परस्पर कटाव से एक वस्तु की संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत का निर्धारण किया जा सकता है। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र स्थिर स्थिति से संबंधित होता है। प्रोफेसर वोल्डिंग के अनुसार स्थिर अवस्था में जनसंख्या की मात्रा, आय योजना व दक्षता, पूंजीगत पदार्थों का भंडार व बनावट आदि उत्पादन के साधन स्थिर रहते हैं। शुम्पीटर के अनुसार स्थिर अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था केवल पुनः उत्पादन करती है, यह विकास का कार्य नहीं करती। तो इस भांति स्पष्ट है कि स्थैतिक अर्थव्यवस्था में साधारणतया समय तत्व नहीं होता है और कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चला जाता है। इसे समय रहित विश्लेषण भी कहा जाता है। अब हम इसे रेखा चित्र के द्वारा भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में x अक्ष पर y आय को प्रदर्शित किया गया है तथा y अक्ष पर c का मतलब उपभोग और i का मतलब निवेश को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में जो 45 डिग्री की रेखा है वो c+i अर्थात I = कुल व्यय को बताती है, जो कि किसका योग होता है, जो उपभोग व्यय व निवेश व्यय का योग होता है। C उपभोग फलन का सूचक है और उस पर हम निवेश को शामिल कर लेते हैं तो हमारी रेखा c+i हो जाती है। c+i के अंतर्गत आप देखिए दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। इसका मतलब हम केवल अभी स्वायत्त निवेश को लेकर चल रहे हैं। स्वायत्त निवेश वह निवेश होता है
जो कि आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। संतुलित आय का निर्धारण वहीं होगा, उस बिंदु पर होगा जहां C प्लस आई 45 डिग्री की रेखा को काटती है। तो ये रेखा चित्र से स्पष्ट है कि E0 बिंदु पर C प्लस आई रेखा 45 डिग्री रेखा को काट रही है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि साम्य आय स्तर का निर्धारण हो रहा है OY0। तो ये हमने रेखा चित्र के द्वारा स्थितिक संतुलन को स्पष्ट किया है। इसकी मर्यादाएं या मान्यताएं क्या हैं या लिमिटेशंस क्या हैं। स्थितिक विश्लेषण हालांकि सरल होता है, इससे अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में भी सहायता मिलती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला है आर्थिक विकास को समझाने में अनुपयुक्त। ये स्थितिक विश्लेषण है वो वास्तविकता से काफ़ी दूर होता है और इसके अंतर्गत हम पूरी तरह से आर्थिक विकास को समझ नहीं पाते हैं, जबकि आजकल अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है और इसको पढ़ने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए प्राविधिक विश्लेषण अधिक उपयुक्त होता है। दूसरी इसकी मर्यादा ये है कि विभिन्न समयों के अध्ययन में अनुपयुक्त। इसका मतलब ये है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि इसके अंतर्गत उन विभिन्न चल राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है जो कि एक ही समय अवधि से संबंधित हो। लेकिन जब विभिन्न चर विभिन्न समय अवधियों से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में उनका अध्ययन किया जाना स्थितिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत संभव नहीं है। नेक्स्ट, इसकी ये आलोचना की गई है कि इसके अंतर्गत समय पथ की व्याख्या नहीं की जाती। अर्थात हम ये तो देख लेते हैं कि अंतिम संतुलन पर किस प्रकार, अंतिम संतुलन बिंदु क्या है, लेकिन हम यह नहीं बताते कि वो कौन सा टाइम पाथ है जिससे हम अंतिम संतुलन पर पहुँचे हैं। इस चीज़ को स्थितिक विश्लेषण के अंतर्गत नहीं बताया जाता, इसलिए इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। नेक्स्ट है तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण। इसमें हम एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर गमन करते हैं और दोनों संतुलन बिंदुओं की परस्पर तुलना करना संभव है। अर्थात तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण और प्रायोगिक विश्लेषण के बीच की अवस्था है। स्थितिक विश्लेषण के अंतर्गत समय तत्व पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत हम दो संतुलन बिंदुओं की परस्पर तुलना कर सकते हैं। जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है कि यही 45 डिग्री की लाइन है जहाँ पर y = E अर्थात I = व्यय होता है। रेखा चित्र की x एक्सिस पे हमने आय को दिखाया है, y एक्सिस पे उपभोग और निवेश C प्लस आई को प्रदर्शित किया है। पहले आप देखिए संतुलन C प्लस आई का E0 बिंदु पर हो रहा है, सामने आय स्तर OY0 है। अब निवेश बढ़ जाने पर ये रेखा ऊपर की ओर विवर्तित होकर C प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो गई है और नया संतुलन बिंदु E1 हो गया है और सामने आय का स्तर भी बढ़कर OY0 से OY1 हो गया है। तो इसका अभिप्राय ये भी है कि निवेश बढ़ने पर आय गुणक रूप से बढ़ती है, जिसको बाद में हम चर्चा करेंगे। गुणक प्रभाव बताया गया है, जिसे हम गुणक की अवधारणा के अंतर्गत देखेंगे। लेकिन तुलनात्मक विश्लेषण अवधि की भी प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी उस प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया जाता जिसके आधार पर हम एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंचते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में दिखाया गया है एक्स एक्सिस पे समय को और दूसरा राष्ट्रीय आय को। अब इसमें दो संतुलन बिंदुओं की चर्चा की गई है, एक है बी और दूसरा है सी। लेकिन इसके अंतर्गत बी से हम सी पर किस प्रकार से पहुँचे, आय के परिवर्तन का मार्ग क्या रहा है, इसका अध्ययन नहीं किया गया है। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? प्रायोगिक अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण में
दो संतुलन की दशाओं की तुलना की जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत परिवर्तन के मार्ग पर प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया जाता। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं स्थैतिक विश्लेषण की, इसको हम लोग देखते हैं। पहला, आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, मतलब परिवर्तन तो हम देखते हैं इसमें, लेकिन कैसे हुआ इसका उपयोग इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। दूसरा, परिवर्तन के मार्ग में इसके अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है, केवल एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंचते हैं, इसकी तुलना हम इसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये अक्षम विश्लेषण विधि है। इसके अंतर्गत यह नहीं बतला सकते कि एक विशेष संतुलन की स्थिति कभी प्राप्त होगी या नहीं, इसकी भविष्यवाणी हम इसके अंतर्गत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रावेगिक विश्लेषण। प्रावेगिक विश्लेषण के अंतर्गत हम परिवर्तन की दर के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम जो आधारभूत तत्व हैं, जैसे जनसंख्या का आकार व योग्यता, प्राकृतिक साधनों की मात्रा, उपभोक्ता वर्ग की रुचि, पूंजी, तकनीकी ज्ञान आदि को हम बदल सकते हैं और इन परिवर्तनों का प्रभाव उत्पत्ति के परिवर्तन की दर पर देखा जा सकता है। जैसे कि प्रोफेसर हिक्स ने बताया है कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व या तिथिकरण होता है और परिवर्तन के मार्ग का भी अध्ययन किया जाता है। और रिचर्ड जी लिप्से के अनुसार प्रायोगिक विश्लेषण प्रणालियों के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो असंतुलन की दशाओं से संबंधित होता है। और प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने प्रायोगिक विश्लेषण की मुख्य विशेषता बताई है कि इसमें चल राशियों का संबंध विभिन्न अवधियों के संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे उपभोग, वर्तमान उपभोग है वो पिछले महीने की आमदनी पर निर्भर है, तो ये कौन सा विश्लेषण हुआ? प्रायोगिक विश्लेषण हुआ, क्योंकि उपभोग और आय है वो दो विभिन्न समय बिंदुओं से संबंधित होते हैं। तो इसका उपयोग किस किस में किया जा सकता है प्रायोगिक विश्लेषण का? सबसे पहले प्रायोगिक विश्लेषण की सहायता से हम आर्थिक उतार चढ़ाव या आर्थिक प्रगति का अध्ययन कर सकते हैं। आप देखिए 1930 की दशाब्दी व 1940 की दशाब्दी के प्रारंभ में इनके संबंध में कई सिद्धांतों को विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फ्रिश, कैरेस्की व सैमुअल्सन की गणितीय विश्लेषण हम देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रायोगिक विश्लेषण में आय के अतिरिक्त जनसंख्या, पूंजी संग्रह, तकनीकी प्रगति आदि तत्वों में होने वाले परिवर्तनों पर भी ध्यान दिया जाता है। अर्थशास्त्र में ब्याज के सिद्धांत, लाभ के सिद्धांत आदि में भी प्रायोगिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र में विभिन्न राशियों में भूत, वर्तमान व भविष्य के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है। यह विश्लेषण अधिक व्यवहारिक और अधिक वास्तविक होता है, इसलिए इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आर्थिक नियोजन की अपनाए जाने से समग्र अर्थशास्त्र और प्रायोगिक अर्थशास्त्र दोनों का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि काफ़ी सिद्धांतों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब मैं ये बता रही हूँ कि इसके अंतर्गत हम ऐसी चल राशियों के मध्य संबंध देखते हैं जो दो विभिन्न समय अवधियों से संबंधित होती है। जैसे YT = CT + IT, तो T है वो एक समय अवधि को बताता है, तो YT = CT + IT। अब व्हाट इज CT? CT = CYT-1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपभोग है T अवधि में वो उससे पहले वाली अवधि की आय का फलन है। अर्थात जैसे इस महीने हम जो खर्च करेंगे, उपभोग करेंगे, वो पिछले महीने की आय का फलन है। तो हम इसको फिर लिखेंगे YT = CYT-1 + IT।
तो समष्टि प्रावैगिकी में अवधि व परिवर्तन की दरों का भी समावेशन हो जाता है। तो ये डायग्राम में स्पष्ट है। एक्स एक्सिस पर हम आय को दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पर व्यय को दिखा रहे हैं। व्यय में दो चीज़ ले रहे हैं, उपभोग और निवेश। पहले देखिए संतुलन E0 बिंदु पर है, जहाँ C प्लस आई उपभोग प्लस निवेश की रेखा है, वो 45 डिग्री की लाइन को E0 बिंदु पर काट रही है। अब निवेश बढ़ने पर, डेल्टा आई के बढ़ने पर C प्लस आई प्लस डेल्टा आई रेखा हमें प्राप्त होती है। नया संतुलन बिंदु E0 से किस पे आ गया है, E1 में आ गया है। तो आप देखिए हम एक संतुलन बिंदु E0 से E1 पर पहुंच गए हैं, लेकिन प्रायोगिक विश्लेषण में उस पाथ का भी, उस प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा हम संतुलन की एक स्थिति से संतुलन की दूसरी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रायोगिक विश्लेषण कहेंगे। अध्ययन हमने पूरा कर लिया कि किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी मूलभूत अवधारणाएं बताई जो कि समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, और इसके साथ ही 3 प्रकार के विश्लेषण बताए हैं, स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक स्थैतिक और तीसरा चीज़ प्रायोगिक विश्लेषण। कल हम लोग आंशिक व सामान्य संतुलन देखेंगे और इसके साथ ही हम कीन्स और क्लासिकल अर्थशास्त्र की मूलभूत विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।